हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला न्यूज है, पीएम मोदी ने मवेशियों के लिए यूनिफाइड जीनोम चिप लॉन्च की। इससे किसानों को कैसे मिलेगा फायदा, वो देखिए। तो इस तकनीक से किसानों को मनचाही पशु नस्लें चुनने में आसानी होगी और प्रति डोज लागत में लगभग 200 रुपए की बचत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को यूनिफाइड जीनोम चिप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों की जल्दी पहचान करने और भारत में डेयरी उद्योग की क्षमता बढ़ाने में मदद करना। दो प्रकार का चिप है, गाय के लिए गौ चिप और भैंस के लिए महिष चिप। और इसको विकसित किसने किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस चिप की मदद से किसान युवा उन्नत गुणवत्ता वाले सांडों की जल्दी पहचान कर सकेंगे। यह चिप खासतौर पर भारतीय नस्ल के मवेशियों के लिए बनाई गई है, जिससे मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार होगा और डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन के लिए एक नई स्वदेशी तकनीक भी लॉन्च की है। इस तकनीक से किसानों को मनचाही पशु चुनने में आसानी होगी और प्रति डोज लागत में करीब 200 रुपए की बचत होगी। यह पहल मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देती है। जो न्यूज़ है, VDA संशोधन के साथ श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी। चेक करें नया रेट। देखिए, VDA का मतलब है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इससे क्या हुआ है कि न्यूनतम जो मजदूरी दर है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार ने वेरिएबल डियरेंस अलाउंस में संशोधन किया है, जिससे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और यह दर 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। और यह इसमें कौन से लाभार्थी शामिल हैं? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा सेवाएं, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इस संशोधित वेतन दरों का लाभ मिलेगा। ये वेतन दरें केंद्रीय क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी लागू होगी। मंत्रालय ने किया क्या है कि नई न्यूनतम मजदूरी को श्रमिकों की स्किल के आधार पर 4 कैटेगरी में बांट दिया है: अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अत्यधिक कुशल श्रमिक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर ABC श्रेणियों में भी कैटेगराइज किया है। देखिए, नई जो वेतन दरें हैं उसमें बेसिक पे प्लस वेरिएबल डियरेंस अलाउंस शामिल है। जैसे आप देखिए, अकुशल श्रमिक है तो मजदूरी क्षेत्र ए में 783 रुपये हो गए हैं, क्षेत्र बी में 655, क्षेत्र सी में 526। तो कहने का अर्थ है कि अकुशल श्रमिक को अब भी सबसे कम वेतन मिलेगा, उससे ज्यादा अर्ध कुशल का हो जाएगा, और जो कुशल श्रमिक होंगे उनका उससे ज्यादा होगा। और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को जैसे क्षेत्र ए है तो 1035 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। तो है वो है पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। सरकार ने शुरू की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम में क्या है कि 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पी ड्राइव योजना शुरू की गई है। इस योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करना है। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए लागू की जा रही EMPS 2024 इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना को पीएम ई ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरे वर्ष में ये आधा हो जाएगा, 5,000 रुपये प्रति किलोवाट से घट के 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो एक मोबाइल ऐप का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही ई वाउचर उसमें जनरेट होगा। तो वो कैसे होगा? तो एक
व्यक्ति को अपना एक ही आधार से एक ही वाहन की अनुमति होगी। मतलब आप एक आधार कार्ड से एक ही वाहन खरीद सकते हैं। जैसे ही वाहन बिकेगा वैसे ही ई वाउचर तैयार हो जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और ईवी को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। इसके साथ ही ई रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों को पहले साल में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे वर्ष आधा करके 12,500 रुपए कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, भारत के धन कुबेरों ने सिंगापुर फैमिली ऑफिस में 130 अरब डॉलर भेजे। हांगकांग के हाई नेटवर्थ इनकम में भी फोर में शामिल है। ये मैकेंजी एंड कंपनी का रिपोर्ट है। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि धन भेजने के लिए हांगकांग भी पसंदीदार जगह है और सिंगापुर भी पसंदीदार जगह है। तो ये दो जगह जो है धन को भेजने के लिए पसंदीदार जगह है। जहां जैसे हांगकांग में देखिए तो भारतीयों ने 2023 तक अपने फैमिली ऑफिस से 105 अरब डॉलर से अधिक भेजे हैं। भारत के अति धनाढ्य हाई नेटवर्थ इनकम ने कैलेंडर वर्ष 2023 के अंत तक 130 अरब डॉलर की वित्तीय परिसंपत्ति सिंगापुर के अपने फैमिली ऑफिस में भेज दी। इन धन कुबेरों की वजह से भारत सिंगापुर में इस तरह की संपत्ति भेजने वाले देशों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चाइना जो है प्रथम स्थान पे है और इंडोनेशिया जो है सेकेंड स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे। और चौथे स्थान पे कौन है? तो हांगकांग खुद है। ठीक है। उसने भी सिंगापुर में करीब 70 अरब डॉलर फैमिली ऑफिस को भेजे हैं। एशिया के बाकी देशों से सिंगापुर में कुल 370 अरब डॉलर से अधिक निवेश पहुंचा है। ये आंकड़े मैकेंजी कंपनी के अध्ययन से सामने आया है। ठीक है। साथ ही मैकेंजी ने यह भी कहा कि धन भेजने के लिए हांगकांग को भी पसंद किया जा रहा है, जहां भारतीयों ने 2023 तक अपने फैमिली ऑफिस को 105 अरब डॉलर से अधिक भेजे हैं। हांगकांग को इस तरह संपत्ति भेजने वाले में 70 अरब डॉलर के साथ इंडोनेशिया ऊपर है और 60 अरब डॉलर के साथ सिंगापुर नीचे है। तो सबसे फैमिली ऑफिस होता क्या है? तो फैमिली रन बिजनेस में क्या होता है कि फैमिली ऑफिस धनाढ्य और उद्योगपतियों की निजी संपत्तियां संभालने वाली कंपनियां होती हैं। इन्हें उनकी निजी कंपनियां भी कहा जा सकता है, जिसमें आम शेयर धारकों की कोई हिस्सेदारी या दखल नहीं होता है। और सिंगापुर हांगकांग को ही क्यों चुना जा रहा है, वहां पर धन क्यों भेजे जा रहे हैं? तो इसका कारण क्या है कि कर की दर बहुत ही वहां पर कम है, नियम कायदे काफी स्पष्ट हैं, वित्तीय व्यवस्था भी परिपक्व स्थिति में है, पात्र निवेशकों को नागरिकता मिल जाती है, ये भी एक बहुत अच्छा बात है। साथ ही वहाँ कुशल प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं है। इन कारणों से इन देशों में फैमिली ऑफिस बनाना, संपत्ति भेजने का चलन बहुत अधिक है। इस रिपोर्ट में मैकेंजी ने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र के फैमिली ऑफिस और यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के फैमिली ऑफिस के बीच में अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के फैमिली ऑफिस केवल 5% अति धनाढ्यों के सिंगल फैमिली ऑफिस हैं, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह 15% है। ठीक है। दूसरा बड़ा अंतर है पेशेवर रवैये और प्रशासन के स्तर का, जो पश्चिम में ज्यादा ठोस है। एशिया प्रशांत फैमिली ऑफिस में अक्सर मुखिया का ज्यादा प्रभाव बना रहता है। नई रिपोर्ट आई है, उसने दावा किया है कि जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कैलिफोर्निया की कंपनी मेटा, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की भी मालिक है, ने 2023 में 134.9 बिलियन डॉलर की कमाई की है। तो देखिए मेटा प्लेटफॉर्म इनके शेयरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसलिए मार्क जुकरबर्ग जो है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह कंपनी 2004 में फेसबुक अपमेटा के नाम से जानी जाती है। इसके सह संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। 20 सालों में यह कंपनी ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्म के रूप में उभरी है। देखिए मेटा की लगभग 4 बिलियन मंथली यूजर्स हैं। इस समय
गौतम अदानी जो है 17वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनका नेटवर्थ है $100 बिलियन। वहीं एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है, इनका नेटवर्थ है $107 बिलियन। टॉप 10 में देख लें तो फ्रेंच फैशन दिग्गज LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। फिर कुछ जो सेकंड पर तो मार्क जुगरबर्ग हो गए, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स शामिल हैं। निवेशकों में वॉरेन बफेट और लैरी पेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO स्टीव बॉलमर भी है इसमें शामिल, और ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। राव को अक्टूबर 2020 में 3 साल की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब उनका सेवा विस्तार होके 1 साल और बढ़ गया है। तो देखिए, ये जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने 9 अक्टूबर 2024 को 1 साल की अवधि के लिए उनका सेवा विस्तार किया है। तो यहाँ ये देखना है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही ACC की अध्यक्षता करते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। न्यूज है, प्राइवेट कंपनियों के लिए छोटे परमाणु प्लांट संचालित करेगा NPCIL। इनका नाम क्या होगा? भारत स्मॉल रिएक्टर्स होगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र केवल सरकारी PSU के लिए खुला है। जैसे पहले क्या था कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत केवल सरकार ही परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर सकती थी, लेकिन अभी हाल ही के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो निजी भागीदारी है उसको भी परमाणु क्षेत्र में बढ़ाने की इजाजत दी है। ठीक है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम पहली बार निजी कंपनियों के लिए 220 मेगावाट क्षमता के छोटे परमाणु संयंत्रों का संचालन करेगा, और निजी कंपनियां परियोजना के लिए वित्त पोषण और भूमि दोनों उपलब्ध कराएगी। तो ध्यान रखना है, संचालन कौन करेगा और निरीक्षण तो NPCIL करेगा, जबकि निजी कंपनियां क्या कर रही है कि परियोजना के लिए फाइनेंस भी करेगी और लैंड भी मुहैया कराएगी, लेकिन संयंत्र का प्रबंधन कौन करेगा? तो NPCIL। तो ये ध्यान रख। अब तक क्या था कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र केवल सरकारी PSU के लिए खुला था, अब यह निजी क्षेत्र के लिए भी खुल रहा है। 2020 मेगावाट के इस रिएक्टर को भारत लघु रिएक्टर के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में पहले से ही शोध कार्य जारी है। यह भी माना जा रहा है कि छोटे रिएक्टर के निर्माण के लिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। छोटे रिएक्टर के साथ जो निषेध क्षेत्र को कम किया जा रहा है। जो पहले निषेध क्षेत्र का एरिया होता था वो 1.5 किलोमीटर तक का होता था, जिसको घटा के अब 500 मीटर तक किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, वर्तमान समय में कई निजी क्षेत्र के पास अपने स्वयं के कैप्टिव प्लांट हैं और भविष्य में छोटे रिएक्टर उनकी जगह ले सकते हैं। सरकार भारत लघु रिएक्टर की स्थापना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। विदेशी इकाई के सहयोग से एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के निर्माण के लिए प्रति मेगावाट लागत जो होती है लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट हो सकती है। हालांकि जो PWHR तकनीक के साथ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के साथ यह 16 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये देखिए, तो यूके ने बंद कर दी सभी पावर प्लांट, जो कोयला से पावर प्लांट चलते थे उसको यूके ने बंद कर दी, लेकिन भारत में कोयले से खूब बन रही है बिजली और चीन तो कई गुना आगे। ठीक है। भारत की कोयला से मुक्ति की योजना बहुत धीमी है। अगले 15 सालों में केवल 1 गीगावाट से कम कोयला क्षमता कम करने की योजना है। यह लक्ष्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स समूह से काफी कम है। इंडिया कोल एमिशन पिछले हफ्ते यानी 1 अक्टूबर 2014 को इंग्लैंड ने अपना आखिरी कोयला आधारित पावर प्लांट बंद कर दिया। इसके साथ ही वह G7 देशों में कोयले से बिजली उत्पादन को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। यूके ने अपना लक्ष्य जो था 2025 तक निर्धारित किया था, लेकिन इसने यह लक्ष्य 1 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अब देखिए, यूके में शामिल कौन कौन है? तो यूके में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है।
यूके ने गैस आधारित बिजली और कार्बन उत्सर्जन पर जुर्माना के जरिए धीरे धीरे कोयले का उपयोग कम कर दिया है। अगर इस सदी की बात करें तो इस सदी की शुरुआत के बाद से ही इसने कोई कोयला आधारित क्षमता नहीं जोड़ा था। इसकी तुलना में चीन ने 2000 के बाद से ग्लोबल लेवल पर जोड़ी गई 1588.5 गीगावाट कोयला संचालित क्षमता का 69% हिस्सा चीन से उत्पादित हुआ है। तो आप देख लीजिए कि चाइना ने कितना ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया है, जो कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अनुसार सभी देशों के मुकाबले सबसे अधिक है। भारत भी पीछे नहीं है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन चाइना की तुलना में बहुत कम है। कुल वैश्विक क्षमता में 12% की वृद्धि के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत ने 2000 से अब तक जो कोयला क्षमता जोड़ी है, उसका 29% 2015 के पेरिस समझौते के बाद जोड़ा गया है। वहीं चीन ने इस अवधि में भारत के मुकाबले 5 गुना अधिक कोयला क्षमता जोड़ी है। जर्मनी ने 1.1 गीगावाट कोयला क्षमता जोड़ी है, जबकि अमेरिका ने 2016 के बाद से कोई नया कोयला पावर प्लांट इंस्टॉल नहीं किया है और उसके शुद्ध जोड़ नेट एडिशंस नकारात्मक है। अब देखते हैं भारत के संबंध में कुछ बातें। भारत में वर्तमान में निर्माणाधीन 29 गीगावाट कोयला क्षमता में से 80% तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बन रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत सरकार कोयला उत्पादन का विस्तार करने की योजना बना रही है और कह रही है कि देश में कोयले का उपयोग 2040 तक चरम पर नहीं पहुंचेगा, जबकि पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार 2040 तक ग्लोबल लेवल पर कोयले से ऊर्जा उत्पादन समाप्त हो जाना चाहिए। सरकार ने उपयोगिताओं को बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक रिटायरिंग कोयला प्लांट को बंद करने के लिए कहा है, जबकि कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल नीलामी के लिए नए कोयला ब्लॉक खोलना जारी रखा है। भारत जो है अपनी बिजली की ज्यादातर मांग थर्मल पावर प्लांट से पूरा करता है। हालांकि कुछ स्थापित विद्युत क्षमता में से आधी से ज्यादा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से आती है। वित्त वर्ष 2024 में जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन की वृद्धि दर पिछले एक दशक में सबसे अधिक रही है, ये भी ध्यान रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन को इसने पीछे छोड़ दिया है। भारत के गैर जीवाश्म ईंधन लक्ष्यों को कुशलता, लचीलापन और क्षेत्रीय विद्युत प्रसारण में वृद्धि के साथ जोड़कर देश की बिजली मांग को यहाँ तक कि चरम समय में भी पूरा किया जा सकता है। भारत विश्व कोयला प्लांट उत्सर्जन में 13% का योगदान देता है, जबकि चीन का उत्सर्जन भारत की तुलना में कितना है, 5 गुना अधिक है। तो ये देखिए 40 ईयर का लाइफ स्पैन दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन किया है या कर रहा है। तो सबसे ज्यादा चाइना है, उसके बाद इंडिया का स्थान है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, देन इंडोनेशिया, फिर जापान, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की और रसिया है। तो ध्यान रखना है 4 देशों पे, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और इंडोनेशिया। एक विरोधाभास देखिए, कोयले का उपयोग जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, अर्थात बिजली को उत्पन्न करने के लिए, जैसे ही हीट वेव के दौरान बिजली की मांग, वे समस्याएं खुद कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो देखिए क्या है कि हम बिजली का उत्पादन किससे कर रहे हैं, तो कोयले से कर रहे हैं, और इससे जो निकल रहा है धुआं, ग्रीन हाउस गैस, वही तो हीट वेव का भी कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो यही क्या है, दोनों का विरोधाभास दर्शा रहा है। इस साइकिल से निकलने का एकमात्र वास्तविक समाधान क्या है, क्लीन एनर्जी पर जाना। ठीक है, जो है हेल्थ से संबंधित है, ये उनके लिए है जो ज्यादा ही पैकेट फूड का इस्तेमाल करते हैं। तले हुए, पैक हुए, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत में मधुमेह महामारी को बढ़ावा देते हैं, ऐसा किसने कहा है, ICMR ने और NDRF ने। ठीक है, तो इन्होंने अपने रिसर्च में कहा है कि जो पैकेट फूड है और अति प्रसंस्कृत फूड है, उससे क्या होता है, मधुमेह रोग बढ़ रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि उन्नत ग्लाइकेशन उत्पादों से कम खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापे से
जुड़े टाइप 2 मधुमेह के बोझ को कम कर सकता है। अब देखते हैं कि प्रमुख कारण क्या है मधुमेह होने के। तो देखिए, जो केक आप खा रहे हैं, चिप्स, कुकीज, तले हुए खाद्य पदार्थ, मेयोनेज़, मार्जरीन और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो उन्नत ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स से भरपूर होते हैं। उन्नत ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखना है। भारत के विश्व की मधुमेह राजधानी बनने के पीछे की एक प्रमुख वजह यही है। अब देखिए कि एजीई है क्या, मतलब कि ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होता क्या है। तो एजी प्रतिक्रियाशील और संभावित रूप से विषाक्त यौगिक होते हैं जो तब बनते हैं जब प्रोटीन या लिपिड्स ग्लाइकेटेड होते हैं या एल्डोज शर्करा द्वारा संशोधित होते हैं जो एल्डिहाइड समूह वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और चेन्नई स्थित मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो एजीई युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में सूजन आती है जो मधुमेह का एक अंतर्निहित कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लाइकेशन एक गैर एंजाइमी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक शर्करा अणु एक प्रोटीन या लिपिड अणु से बंधता है, शरीर में हानिकारक प्रतिक्रियाओं के कारण बन सकता है। ठीक है, बचाव क्या है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कम एजी आहार लीजिए, जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, साबुत अनाज हुआ, कम वसा वाले दूध हुआ। अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं जो मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के असंतुलन को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और कोशिका क्षति होती है। जैसे ही आप कम एजीई वाले फूड लेंगे तो इससे क्या होगा, मोटापे से जुड़ी टाइप 2 मधुमेह की समस्या को यह कम कर देगा। तो ध्यान रखना है। न्यूज है, यूनिसेफ और डीआरसी ने बच्चों और कमजोर वयस्कों के लिए एमपॉक्स टीकाकरण शुरू किया। तो देखिए, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और अफ्रीका सीडीसी के सहयोग से गावी द्वारा एम एमवीएबीएन नामक एमपॉक्स वैक्सीन का खुराक दिया जा रहा है। तो एक ये दवा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, बच्चों के लिए LC16 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। तो ये दोनों वैक्सीन का नाम थोड़ा ध्यान रखना है। वायुसेना का एयर शो हुआ था, कहाँ हुआ था, चेन्नई, और अंत में यह दर्दनाक रहा। बस ये ध्यान रखना है कि वायुसेना का एयर शो कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में मेरीना बीच के पास। जो न्यूज है, राजनाथ सिंह दिल्ली में डेफ कनेक्ट 4 कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार संगठन द्वारा किया जाना है। ठीक है, डीप कनेक्ट क्या है। तो डीप कनेक्ट 4 भारत की रक्षा नवाचार यात्राओं में एक मील का पत्थर साबित होगा जो सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योगों के नेताओं, नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई, शिक्षाविदों, इंक्यूबेटर, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। तो ये जो भी हितधारक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का आधार का काम कौन करता है, तो डीप कनेक्ट। ठीक है, इसमें एक रोमांचक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी होगा जिसमें IDEX अन्वेषण को अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत क्षमताओं, अभूतपूर्व उत्पादों को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो फिक्की के संबंध में। फिक्की भारत R&D समिट 2024, ये कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। तो इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट न्यूज है, बाढ़ के रोकथाम से संबंधित है। तो चेन्नई में स्पॉन्ज पार्क अभियान के साथ बाढ़ रोकथाम प्रयासों को बढ़ावा देने और हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में शहर भर में 2.5 लाख पेड़ लगाना और अक्टूबर के अंत तक 31 नए स्पॉन्ज पार्क बनाना है। तमिलनाडु अपना हरित क्षेत्र 33% तक बढ़ाना चाहता है। तो अब देख लेते हैं कि स्पॉन्ज पार्क कहते किसको हैं। तो स्पॉन्ज पार्क
खुले शहरी क्षेत्र हैं जिसमें तालाब जैसी संरचनाएं होती है जो बाढ़ को रोकने के लिए पानी को सोख सकती है और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दे सकती है। पार्क के निचले इलाके में एक छोटी तालाब जैसी संरचना खोदी जाती है ताकि अतिरिक्त पानी उस संरचना की ओर मोड़ा जा सके। इसमें पानी को छानने, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए पाइप भी डाले गए हैं। तो ये नेक्स्ट जो न्यूज है, भूखे लोग इंतजार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को कहा। ठीक है, तो भूखे लोग इंतजार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये शुक्रवार को अपने डिसीजन में कहा है। किसको? केंद्र सरकार को और राज्यों को। उन्होंने कहा कि ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को राशन कार्ड सत्यापित करने और देने के अपने आदेश का पालन करने का एक आखिरी मौका वो दे रहे हैं। और पहले से सत्यापित लोग, जो पहले से सत्यापित है, किसके तहत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, तो उन्हें भी राशन कार्ड जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए मामला कब से चल रहा है। तो शीर्ष अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले जो कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था उसी समय उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार से कहा था कि प्रवासी श्रमिकों को राशन प्रदान किया जाए। बाद में अदालत ने और भी दायरे को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि प्रवासी और असंगठित मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करना चाहिए। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लोग नहीं आते उनको भी इसमें शामिल किया गया था। अदालत ने कहा कि भोजन का अधिकार क्या है, कि एक मौलिक अधिकार है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और 21 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है तथा इनके मनमाने ढंग से हनन के विरुद्ध कुछ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। वर्तमान समय में ई श्रम पोर्टल पर लगभग 28.6 करोड़ रजिस्टर्ड है जो प्रवासी भी हैं और असंगठित श्रमिक हैं। इसमें से 20.63 करोड़ प्रवासी और श्रमिक राशन कार्ड डेटा पर पंजीकृत हैं, लेकिन अभी भी देखिए 8.5 करोड़ लोग पंजीकृत नहीं है। 19 मार्च को हुआ क्या था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम डेटाबेस से 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों का जो राशन कार्ड था वो डेटा ही गायब हो गया। अब ये देख लीजिए, तो डेटा सुरक्षा को लेकर देखिए हमारी सरकार कितनी चिंतित रहती है। इस वर्ष 19 मार्च को शीर्ष अदालत ने सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम डेटाबेस से गायब 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। जो प्रशांत भूषण है जिन्होंने याचिका लगाया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा 9 का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रही है जिसमें ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। अब देखिए जो 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें शहरी आबादी को 50% और ग्रामीण आबादी 75% लोगों को राशन कार्ड दिया जाना होता है। ठीक है, मुझे अंटार्कटिका से संबंधित है। मतलब ये ऐसा स्थान है जहाँ तापमान अधिक बढ़ रहा है और वनस्पति खतरनाक दर से भी फैल रही है। अंटार्कटिका का तेजी से गर्म हो रहा क्षेत्र चौंकाने वाली गति को दिखा रहा है। क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजिंग से पता चलता है कि पौधे से आच्छादित क्षेत्र 35 वर्षों में लगभग 14 गुना बढ़ गए हैं। एक ऐसा रुझान जो अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से बदलाव कर रहा है। बर्टलेट महोदय हैं, उनके सहयोगियों ने 1986 से 2021 के बीच में अंटार्कटिक प्रायद्वीप की ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया है कि भूमि का जो उन्होंने देखा कि भूमि का कितना हिस्सा जो है वनस्पतियों से ढक गया है। पाया है कि 1986 में 1 वर्ग किलोमीटर से भी जो वनस्पति थी वो कम थी, लेकिन 2021 में बढ़कर यह 12 वर्ग किलोमीटर हो गई है। ठीक है, मतलब कि जो बर्फीला जमीन था वो अब हरा हो गया है। 2016 और 2021 के बीच में विस्तार की दर पूरे 4 दशक के अध्ययन अवधि की तुलना में लगभग 33% अधिक है। और उनका कहना है कि ऐसा क्यों है, तो जो पौधे बढ़ते हैं उसके लिए क्या होता है कि स्वस्थ पौधे बहुत अधिक लाल प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है और बहुत अधिक निकट होने पर यह औरक्त प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने
इन तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश के उपग्रह माप का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया था कि भूमि का कोई टुकड़ा फैलते फैलते पौधों से ढका हुआ है या नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है क्योंकि अंटार्कटिक का मूल वनस्पति चरम स्थिति के लिए अनुकूलित है। ठीक है, वे अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकती। हरे रंग में बदलने के पीछे जलवायु परिवर्तन को उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है। इस प्रायद्वीप में तापमान जो है 1950 से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई है, जो ग्रह के अधिकांश हिस्से में देखी गई वृद्धि से कहीं अधिक है। तो ये आप दृश्य देखिए, जहाँ पहले बर्फ ही बर्फ फैले होते थे, अब वहाँ क्या है, वनस्पति उगाए हैं, काई टाइप की वनस्पति जो है वो उगाई है। नेक्स्ट जो न्यूज है, डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने 3 और 4 अक्टूबर को 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत लघुकृत अति लघु वायु रक्षा प्रणाली वसोराड्स के 3 उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया है। फ्लाइट टेस्टिंग हो गई है। ये परीक्षण उच्च गति वाले लक्ष्य के विरुद्ध किए गए हैं, जिसमें अधिकतम सीमा और अधिकतम ऊंचाई अवरोध के बहुत महत्वपूर्ण मापदंड का प्रदर्शन किया गया। इन विकास परीक्षणों ने विभिन्न लक्ष्य संलग्न परिदृश्यों में हथियार प्रणाली की हिट टू किल क्षमता की दोहराव क्षमता को प्रदर्शित किया, जिसमें निकट आना, पीछे हटना और क्रॉसिंग मोड शामिल है। तो वसोराड्स याद रखिएगा, ये क्या है, उन्नत लघुकृत अति लघु वायु रक्षा प्रणाली है। वसोराड्स एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत आरसीआई द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और डीसीपीपीएस के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मानव पोर्टेबल है। तीनों सेनाएं शुरू से ही इस परियोजना से जुड़ी हुई है और विकासात्मक परीक्षणों के दौरान भाग लेती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।